हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे वारफरीन। ठीक है, तो इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि वारफरीन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है, और साथ ही साथ हमने वारफरीन के ड्रग इंट्रैक्शन भी देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे विद यूजेस। ठीक है, वारफरीन के कहाँ कहाँ कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम वारफरीन को यूज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो वारफरीन है, क्योंकि ये ओरली एडमिनिस्टर की जाती है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में तो आप देने के नहीं है। ठीक है, तो जनरली जो वारफरीन है वो कब दी जाती है, हमारी प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे दी जा सकती है। किसकी प्रोफाइलैक्सिस? मैंने आपको डिजीज बताई थी। ठीक है, अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में यूजेस डिस्कस किए हुए हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन ऐसी हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या हो रहा है, जो आपकी यूजुअली लेग में जो हमारी वेन है वहां पे थ्रोम्बस बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक हो गया, जो कि सही नहीं है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस, गैंग्रीन हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में हमारी पल्मोनरी आर्टरी में हमारा क्लॉट बन जा रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता था वाया पल्मोनरी आर्टरी, वो अब जा नहीं रहा है उतने फ्लो के साथ। तो जो ऑक्सीजनेशन हो रहा है वो नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली पूरा फ्लो आपका क्या होगा, अफेक्ट होगा, है ना। तो ये दोनों के केस में मैंने बताया था कि इनके ट्रीटमेंट के लिए अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम हेपारिन देते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोफाइलैक्सिस, अगर आपको पता है किसी को डीवीटी या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, हेपारिन देके आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो चुका है, क्लॉट को रिजॉल्व कर दिया गया है। बट क्योंकि एक बार क्लॉट बन गया है तो इन फ्यूचर और भी बन सकता है, तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, वारफरीन दे सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि डीवीटी और पीई में आपकी प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे आप वारफरीन को दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या है आपका, आप बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत टाइप क्या होता है, सर्जरी हुई, किसी भी पेशेंट की सर्जरी हुई, तो आफ्टर सर्जरी इंसान बेड रिडन रह रहा है। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक वो बेड रिडन है, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी में क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आफ्टर सर्जरी, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, पर्सन को वारफरीन थेरेपी दे सकते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो बेड रिडन पेशेंट है आपका आफ्टर सर्जरी, 1 मिनट, आफ्टर सर्जरी फॉर बेड रिडन पेशेंट। ओके, जो बेड रिडन पेशेंट है और उनकी सर्जरी हुई है, तो वहां पे आप उन्हें भी दे सकते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस, ताकि उनके कोई क्लॉट बने ना, क्योंकि ऐसे में क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, थर्ड जो आपका यूज है इसका, ये यूज होता है सेम जैसे मैंने आपको हेपारिन का भी बताया था, एट्रियल फिब्रिलेशन में। और लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये वॉल्व्युलर और नॉन वॉल्व्युलर दोनों टाइप के एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज होगा। नॉन वॉल्व्युलर, तो वॉल्व्युलर नॉन वॉल्व्युलर मतलब हमने देखा था हेपारिन को केवल हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन कौन सा है, नॉन वॉल्व्युलर है, यानी कि हमारे जो वॉल्व हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का है उसके बीच में जो मिट्रल वॉल्व है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल आराम से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में आप हेपारिन को यूज कर सकते हैं। बट इन केस कि अगर किसी को वॉल्वुलर है, नॉन वॉल्वुलर में तो हेपारिन यूज होता ही है, लेकिन वॉल्वुलर भी अगर है कि वॉल्व में भी कोई डिफेक्ट है, तो उस केस में हम वारफरीन को यूज कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि पॉजिटिव इफेक्ट इसके आते हैं। ओके, अब बात ये आती है भाई एट्रियल फिब्रिलेशन और वारफरीन एंटीकोगुलेशन का क्या रोल है। हेपारिन में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था जब भी एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो होता क्या है, हमारे एट्रिया में इंपल्स की फायरिंग हो रही है, एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट, अब एट्रिया को मौका ही नहीं मिल रहा कि पूरी तरह से फिल हो, क्योंकि जैसे ही फिल होने जाते हैं वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जबकि एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए ना एट्रिया को ब्लड को फिल करने के लिए, तभी तो वो ब्लड को वेंट्रिकल को देगा। तो जो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से एट्रिया जो है आपका कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो रहे हैं, तो कंप्लीट एम्प्टी ना होने की वजह से क्या होता है, हमारे एट्रिया में ब्लड क्या हो जाता है, आपका इकट्ठा हो जाता है, और वो जो ब्लड की स्टैसिस हो रही है उसकी वजह से वहां पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से क्लॉट कैसे बना और क्यों हम एंटीकोगुलेंट वारफरीन दे रहे हैं।
ठीक है। तो रीजन यही है कि फिब्रिलेशन की वजह से, यानी कि अरिथमिया, जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से एट्रिया प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एट्रिया अपने अंदर का सारा ब्लड वेंट्रिकल को नहीं दे पाते हैं, तो एट्रिया के अंदर ब्लड स्टोर रह जाएगा, उसमें क्लॉट बन जाएगा। अब इसका तरीका क्या है, आप डायरेक्टली वार्फरिन, आप अगर क्या होगा, देखो अगर आप सपोज आपने एट्रियल फिब्रिलेशन किसी को हो रहा है, आपने कार्डियोवर्जन किया, यानी कि आपने इलेक्ट्रिक शॉक दिया ताकि वो इम्पल्स आपकी नॉर्मलाइज हो सके, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो क्लॉट बना है ना आपका एट्रिया के अंदर, वो वहां से खिसक के वेंट्रिकल में आ जाएगा, वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाएगा और कहीं पे भी जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। समझ रहे हो ना। इसीलिए जरूरी ये है कि अगर किसी के भी एट्रिया में वो क्लॉट बना हुआ है तो फर्स्ट आपको उस क्लॉट को रिजॉल्व करना है, तभी जाके आप उसे क्या दोगे, इलेक्ट्रिक शॉक दोगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। क्योंकि अगर वो क्लॉट घूमता हुआ हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ गया तो कहीं पे भी जाके आपका ऑब्स्ट्रक्शन करेगा और कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में हम इसे यूज करते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कौन से केस हो सकते हैं, हमारा मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का केस है, हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज का केस है, एंजाइना का, स्पेशली अनस्टेबल एंजाइना, तो वहां पे आपका क्या है, आप इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों केसेस में भी पूरा हम डिटेल में कर चुके हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारी कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बन रहा है, तो हम एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे ही करेंगे। समझ में आ रहा है। अब ये तो थे यूजेस, ठीक है, वार्फरिन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो वार्फरिन जो है ना, वार्फरिन की मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वार्फरिन के साथ हमने देखा था एक तो ड्रग इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा थे, जो हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। जैसे हेपेरिन की मॉनिटरिंग जरूरी है, वैसे ही वार्फरिन की मॉनिटरिंग भी जरूरी है, क्योंकि वार्फरिन का लेवल भी कम और ज्यादा होना दोनों ही हमारे लिए सही नहीं है। तो मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब हेपेरिन की मॉनिटरिंग बताई थी, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हैं। एक क्या है आपका, क्या है, एक तो था एपीटीटी, ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये किसके लिए निकालते हैं हम, ये पता लगाता है कि हमारे इंट्रिंसिक पाथवे को यूज करके ब्लड कितनी देर में क्या कर रहा है, आपका क्लॉट बना रहा है, ठीक है। क्योंकि दो पाथवे पड़े थे ना ब्लड क्लॉटिंग के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा कितनी देर में ब्लड का आपका फॉर्म हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीटीटी या फिर एपीटीटी, एक्टिवेटेड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। ये किसका मीजर है, ये हेपेरिन का मीजर है। अगर हेपेरिन की आपको मॉनिटरिंग करनी है तो आप एपीटीटी टाइम निकालोगे। जनरली मैंने बताया था 30 से 40 सेकेंड एपीटीटी टाइम होता है, लेकिन आपने अगर किसी को हेपेरिन दिया है तो ये टाइम आपका बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 से लेके 100 सेकेंड की रेंज में आ जाएगा, बताया था ना। अब यहाँ पे वार्फरिन की मॉनिटरिंग की बात आ रही है कि वार्फरिन को कैसे मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मॉनिटरिंग के लिए जो हमारा आप बोलते हो जो चीज हम मॉनिटर करते हैं वो क्या है, पीटी इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। वहां पे भी मैंने ये बताया था आपको, पीटी क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अब ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, ये टाइम क्या है, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू ब्लड कितनी देर में क्लॉट हो रहा है। एपीटीटी क्या था, इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू ब्लड कितनी देर में क्लॉट हो रहा है, जो कि आपको पता है इंट्रिंसिक पाथवे में क्लॉटिंग में टाइम लगता है। क्यों लगता है, सारा हम डिटेल में देख चुके हैं, क्योंकि वहां पे रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, फिर 11 होगा, फिर 9 होगा, 10 होगा, इस तरीके से। जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में डायरेक्टली फैक्टर 7 एक्टिव होता है और जो 10th को एक्टिव कर देता है, इसीलिए एक्सट्रिंसिक में टाइम कम लगता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो टाइम है जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू ब्लड की क्लॉटिंग में लग रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस चीज को बता रहा है, हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे को बता रहा है, ठीक हो गया। तो नॉर्मल अगर इसकी रेंज मैं बोलूं कि नॉर्मल रेंज कितनी है, कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 11 to 13.5 सेकेंड। इतनी देर में ये रेंज है, इतनी देर में आपका ब्लड का क्लॉट बन जाना चाहिए वाया एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक में क्या था, 30 to 40 सेकेंड, वेरिएशन है ना, इसीलिए इंट्रिंसिक में हमने क्या बोला, ज्यादा टाइम लगता है और एक्सट्रिंसिक में कम। तो नॉर्मली
अगर किसी इंसान का हम नॉर्मल, किसी को अगर आपने वॉरफ्रीन नहीं दिया है तो उस केस में जो उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम होना चाहिए, यानी कि ब्लड क्लॉट होने में जो टाइम लगना चाहिए वाया एक्सट्रिंसिक पाथवे, कितना होना चाहिए, 11 से लेके 13.5 सेकेंड तक की रेंज है, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है आपका, हम जनरली प्रोथ्रोम्बिन टाइम को यूज जरूर करते हैं, लेकिन जो हमारी टर्म जो यहाँ पे यूज होगी वो क्या निकलता है, इसी को यूज करके हम क्या निकालते हैं, INR। INR क्या होता है आपका, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ये हमारा हम काउंट करते हैं। तो INR होता क्या है, देखो INR कैसे निकाला जाता है, INR का कैसे निकालोगे आप, जो रेशियो है कैसे निकाला जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसका, पेशेंट का कितना है, डिवाइडेड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो आपका नॉर्मल कितना होता है, या फिर टेस्ट आप इसे बोल सकते हो ना, नॉर्मल ही रखिए इसे, ये है आपका। तो डायरेक्टली प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऐसा नहीं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम से ही हम पता लगा लेंगे, लगाएंगे जरूर, लेकिन उसकी वजह से पहले प्रोथ्रोम्बिन टाइम पता लगा लिया। कैसे लगाओगे पता, जनरली कैसे आप लैब में कैसे पता लगा सकते हो कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है किसी इंसान का, सिंपल, पर्सन का ब्लड सैंपल लो, उसमें टिश्यू फैक्टर ऐड करो, क्योंकि आपको पता है एक्सट्रिंसिक पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, टिश्यू फैक्टर से स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले टिश्यू फैक्टर निकलता है, वो फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करता है ना। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो भी पर्सन आपके पास आ रहा है वो पेशेंट है, उसका ब्लड सैंपल लीजिए, उसमें टिश्यू फैक्टर डालना है, टिश्यू फैक्टर डालने के बाद आपने ये देखना है कि क्लॉट बनने में, यानी कि ब्लड का क्लॉट बनने में कितना टाइम लगा, वही प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। क्लियर है, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम पेशेंट का आपको पता लग जाएगा जो भी आपके पास आया है, डिवाइडेड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल कितना होता है, 11 to 13.5 रेंज है। यही कारण है हर कोई लेबोरेटरी इस रेंज में से ऑब्वियसली एक ही आप यूज करोगे, या तो 11 होगा, 12 होगा, 11.5 होगा, रेंज तो आप लिख नहीं सकते ना। तो नॉर्मल वैल्यू हर कोई लेबोरेटरी अलग अलग वैल्यूज को यूज करती है, इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन INR में आ सकता है। ठीक है, सपोज हम क्या कर रहे हैं, जो भी पेशेंट आया उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना आ रहा है आपका, सपोज कितना आ रहा है, 23 है। ठीक है, 23 कितना आ रहा है हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम आ रहा है 1 मिनट। ठीक है, इसका हम लोग, ठीक है, जो हमारा पेशेंट आया, पेशेंट का कितना है आपका, सपोज इसका जो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो कितना है, 25 सेकेंड है। ठीक है, आपके पास जो पेशेंट आया है, मतलब 25 सेकेंड में आपका क्या हो रहा है, ब्लड का क्लॉट बन रहा है। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 11 to 13.5। सपोज जिस लेबोरेटरी में ये कैलकुलेशन हो रही है उन्होंने क्या किया है, 11 को, जो 11 सेकेंड है इसको अपना क्या माना हुआ है, स्टैंडर्ड माना हुआ है। ठीक है, इनमें से इसने 11 को चूज कर लिया, डिवाइड करोगे आपका क्या निकल के आएगा, 22.3 आ जाएगा। देन उसके बाद आपका क्या आएगा, जरूर इसी रेंज में आपका कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो 2.02 समथिंग आपका निकल के आएगा। तो मैं 2 ही लेके चल रही हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद मिस्टेक हो सकती है, तो इसको आपको इग्नोर ही करना है। सो होगा क्या, देखो सिंपल है ना, पेशेंट आया था, उसका जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम था 25 सेकेंड था। नॉर्मल जो हमारा रेंज, हमने रेंज में से वैल्यू चूज की वो 11 थी, तो मैंने 11 लिख दिया, आंसर आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि नॉर्मली जो INR होता है, अगर कोई आपका नॉर्मल पर्सन है उसका INR कितना होना चाहिए, INR की भी नॉर्मल रेंज आपको पता होनी चाहिए ना। ये नॉर्मल रेंज किसकी है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम की। INR की नॉर्मल रेंज कितनी होती है आपकी, या तो क्या हो, लेस हो या इक्वल टू 1। ठीक है, हमेशा नॉर्मलाइज्ड रेशियो जो है आपका, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, या तो वैल्यू 1 हो या फिर लेस देन 1 हो। ठीक है, ये नॉर्मल में है। लेकिन अगर आपने किसी को वॉरफरिन दिया है तब क्या होनी चाहिए रेंज, ध्यान रखना, तब रेंज आपकी हो सकती है 2 to 3 इन केस ऑफ वॉरफरिन। अगर आपने किसी को वॉरफरिन दिया है तो रेंज कितनी होनी चाहिए, 2 to 3। तो हमारी देखो रेंज कितनी निकल के आई है, 2.02। इट मीन्स सही है, वॉरफरिन देने के बाद ये जो पेशेंट है इसको वॉरफरिन दी जा रही थी, इस वजह से इसकी रेंज 2.02 आई। तो ये विद इन रेंज है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी वॉरफरिन देने के बाद की नॉर्मल रेंज है।
कुछ लोगों में क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक वॉल्व लगे होते हैं, तो उस केस में जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपकी मोर देन 4 हो सकती है। ये कौन सा केस है, अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व किसी को लगे हुए हैं हार्ट में, ठीक है, तो उस केस में ये वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे हमें, क्योंकि जिनको वॉल्व लगे होते हैं ना, आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक वॉल्व किसी के चेंज हुए होते हैं, तो उनके केस में कोगुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हमें वॉरफरीन की डोज बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए जो आपका INR है वो भी आपका मोर देन 4 अगर है, मोर देन या इक्वल टू मैं बोल सकती हूँ, तो इतना आपका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रेंज प्रोस्थेटिक वॉल्व वालों के लिए है केवल, ठीक है। तो अब बात ये आती है, अब खुद सोचो, ये तो हमारा ठीक आ गया, अगर जो आपका INR है, ठीक है, अगर INR क्या है, इस रेंज में नहीं है सपोज, ठीक है, 2 से 3 की रेंज में नहीं है, इससे कम है वॉरफरीन देने के बाद, तो इसका मतलब चांसेस ऑफ कोगुलेशन बढ़ जाएंगे, यानी कि आपने जो वॉरफरीन दी उसकी डोज इतनी थी ही नहीं कि वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाती। अगर आपका जो INR है वो इस रेंज से अपर लिमिट से ऊपर जा रहा है, यानी कि 3 से ऊपर अगर उसकी रेंज है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि आपने वॉरफरीन ज़्यादा दे दी है, तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग आपके बढ़ जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना पता लगाना कि हमारी जो रेंज है वो नॉर्मल है या नहीं है। नॉर्मल से कम होगी, यानी कि 2 to 3 हमारी वॉरफरीन देने के बाद आनी चाहिए रेंज। अगर इससे कम है तो भी दिक्कत है, तो ड्रग असर करेगी ही नहीं, और अगर इससे ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा आपका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट आ जाए। ठीक हो गया। तो ये है ऑल अबाउट द मॉनिटरिंग ऑफ वॉरफरीन, कैसे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। चलिए ADR, ओके, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या क्या हमारे वॉरफरीन लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम इंसान को फेस करनी पड़ सकती है। तो बहुत सिंपल है, पहला तो यही होगा जो हम हमेशा ही बोलते हैं भाई, ब्लीडिंग, है ना, कि अगर किसी ने वॉरफरीन ली है तो क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट है तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, जो मैंने हेपारिन में आपको बताया था, सेम वही यही है। नाक से, जिसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, नाक से ब्लीडिंग हो रही है। रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी स्किन जो अपर सरफेस है वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये ब्लीडिंग जो है ये वॉरफरीन का एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। अगर डोज ज़्यादा, मैंने बताया ना, अगर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो से ज़्यादा आपका जो INR है वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, जो रेंज है उससे ऊपर का आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन सबसे पहला तो है ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैं पहले भी आपके साथ फर्स्ट पार्ट में आई थिंक डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ। इसको बोलते हैं हम, नेक्स्ट जो इफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉरफरीन इंड्यूस्ड नेक्रोसिस। नाउ व्हाट इज वॉरफरीन इंड्यूस्ड नेक्रोसिस? हमने देखा था, क्या देखा था, जब मैंने मैकेनिज्म आपके साथ शेयर किया था, जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो वॉरफरीन है, हमारा वॉरफरीन क्या कर रहा था, 2 इफेक्ट इसके आ रहे थे। एक तो क्या था, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10। इन सब के फंक्शनलाइजेशन को ये इनहिबिट कर रहा था, है ना। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये चारों फैक्टर कोगुलेशन के लिए जरूरी हैं, तो अब कोगुलेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि कौन सा इफेक्ट आएगा, एंटी कोगुलेंट इफेक्ट आएगा। लेकिन साथ ही साथ ये 2 हमारी प्रोटीन ऐसी थी, C और S प्रोटीन, जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ये इनके भी फंक्शनलाइजेशन को इनहिबिट कर रहा था। तो ये दोनों प्रोटीन की वजह से क्या होता था हमारा, ये दोनों प्रोटीन किस चीज के लिए जरूरी थी, ये फैक्टर नंबर मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये दोनों प्रोटीन क्या करती थी, फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8, इन दोनों को क्या करती थी, आपका इनएक्टिव कर देती थी, इनहिबिट करती थी। तो इसकी वजह से जो C और S प्रोटीन की वजह से जो इफेक्ट आता था वो क्या आता था, इसकी वजह से, क्योंकि अगर ये दोनों कोगुलेशन प्रोटीन है, यानी कि कोगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही प्रोटीन अगर इनहिबिट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा बताइए। अगर ये दोनों प्रोटीन इनहिबिट होंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट आएगा। यानी कि C और S प्रोटीन का काम क्या था, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करने का। क्योंकि वॉरफरीन ने इन दोनों प्रोटीन को ही इनहिबिट कर दिया है, तो अब इफेक्ट क्या आएगा, एंटीकोगुलेंट इफेक्ट तो आएगा नहीं, ये तो ब्लॉक हो गया क्योंकि ये प्रोटीन इनहिबिट हो चुकी है। तो अब रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा,
कोगुलेंट इफेक्ट आएगा, क्योंकि फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8 अब इनहिबिट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सी और एस प्रोटीन इनहिबिट हो चुकी हैं जो इसको इनहिबिट किया करती थी। तो अब क्या होगा, सी एस प्रोटीन के इनहिबिशन की वजह से कौन सा इफेक्ट आएगा, कोगुलेंट इफेक्ट आया था। यही हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कि जब भी हम किसी इंसान को वॉरफरीन देते हैं तो सबसे पहले इन दोनों में से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये वाला। कारण क्या था, क्योंकि आपका क्या है, सबसे पहले अब ये देखो टोटल देखो 4 ये क्लॉटिंग फैक्टर है, 2 ये प्रोटीन है, ठीक है। सबसे पहले जो इनहिबिशन होगा ना, जो इफेक्ट आएगा इनहिबिशन वाला इफेक्ट, वो सी और एस प्रोटीन के ऊपर आएगा। कारण बताया था, क्या बताया था कि इन सब में जो फैक्टर नंबर 7 है वो एक्सेप्शन है, इसे साइड रखेंगे। इन सब में जो टी हाफ है, हाफ लाइफ सबसे कम किसकी है, सी प्रोटीन की, देन एस प्रोटीन की, ठीक है। सी की कितनी हाफ लाइफ थी, 8 आवर्स थी। एस की कितनी थी आपकी, 24 आवर्स थी। हालांकि 7 की 6 आवर होती है, लेकिन मैंने बोला ना एक्सेप्शन है तो उसे साइड रखेंगे। तो क्योंकि इनकी हाफ लाइफ कम है तो यानी कि ब्लड में इनका लेवल जल्द ही आपका इनहिबिट हो जाएगा। यानी कि पहला जो आपका वॉरफरीन देने के बाद जो सबसे पहला इफेक्ट आएगा वो कौन सा इफेक्ट आएगा, कोगुलेंट। देते क्यों है वॉरफरीन, एंटी कोगुलेंट इफेक्ट के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, कोगुलेंट इफेक्ट आ रहा है। यानी कि वॉरफरीन देने के बाद हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कहीं पे भी पहले जो आपका शुरुआती 2 या 3 दिन के लिए आपका सबसे पहले क्या बनेंगे, क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है एक पेशेंट आपके पास है जिसके ऑलरेडी क्लॉट्स बन रहे हैं, इसीलिए तो वो वॉरफरीन का ट्रीटमेंट उसे दिया जा रहा है। और हो क्या रहा है, वॉरफरीन देने के बाद कोगुलेंट इफेक्ट आ रहा है, यानी कि रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, हाइपर कोगुलेशन हो जाएगा ब्लड का। तो उसकी वजह से इंसान की जिंदगी आप खतरे में डाल रहे हैं ना, डाल रहे हो। तो होगा क्या, देखो ये जो कोगुलेंट इफेक्ट की वजह से होगा क्या, जो ये क्लॉट आपके क्या होंगे, ज्यादा बनने लगेंगे। तो सपोज ये एरिया है, ये मेरा सरफेस है जहां पे ये ब्लड सप्लाई होनी है। तो अब होगा क्या, जो ब्लड सप्लाई है इस एरिया में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, यानी कि ऑक्सीजन कम मिल रही है। ये जो मसल है इसे ऑक्सीजन कम मिल रही है, क्योंकि यहाँ क्लॉट बन चुका था, ब्लड अब आ नहीं पा रहा है, इसके पास ब्लड नहीं आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं आ रही है। ऑक्सीजन नहीं आएगी तो एटीपी कहाँ से बनेगी, ये जो मसल है इसकी सेल्स में एटीपी नहीं बन पाएगी। और आप जानते हो ना, एटीपी नहीं बनती है तो क्या होने लगती है, सेल डेथ होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। और अभी भी आप अगर ठीक नहीं करोगे इस इंसान को, ये आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं की, तो क्या हो जाएगा, जो भी ये ऑर्गन है आगे, ये जो भी ऑर्गन की मसल है, ये ऑर्गन क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर आपको फेस करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है वॉरफरीन इंड्यूस नेक्रोसिस क्यों हुई, क्योंकि वॉरफरीन का जो फर्स्ट प्राइमरी इफेक्ट है वो कोगुलेंट इफेक्ट है। अगर ये कोगुलेंट इफेक्ट आया तो उसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगी। क्यों होगी, समझ में आ रहा है ना। अब इस प्रॉब्लम को कैसे हटाएं, वॉरफरीन होता तो है यूज, बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आपको पता है कि जो सी और एस प्रोटीन का इनहिबिशन हो रहा है, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ क्या है, बहुत कम है, तो क्या होगा आपका, ठीक है, कोगुलेंट इफेक्ट आ रहा है। लेकिन होता क्या है, जो ये कोगुलेंट इफेक्ट है ना, लगभग ये 2 से 3 दिन के लिए आता है। उसके बाद क्योंकि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये भी इनहिबिट हो गए होते हैं, क्योंकि शुरुआत में इनहिबिशन इसका हुआ था, इसीलिए इसका इफेक्ट आ रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी सारे फैक्टर इनहिबिट हो जाएंगे, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा हाफ लाइफ फैक्टर नंबर 2 थ्रोम्बिन की है, जो कि 50 आवर्स है, ठीक है। तो 2 से 3 दिन बाद इनका भी नंबर आ जाएगा। तो अब जो इफेक्ट आएगा, प्रोमिनेंट इफेक्ट, वो कौन सा आएगा, एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो 2 से 3 दिन तक जो ये कोगुलेंट इफेक्ट आ रहा है, अब इसे रोकना है किसी भी तरीके से। तो इसका इलाज यही है कि जिस इंसान को वॉरफरीन आप दे रहे हो, उसको स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन के लिए हेपारिन भी कॉम्बिनेशन में दो। तो होगा क्या, हेपारिन की वजह से ये जो कोगुलेंट इफेक्ट वॉरफरीन की वजह से आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया कैसे हम इस इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये है आपका वॉरफरीन इंड्यूस्ड नेक्रोसिस, ठीक है। वॉरफरीन कैसे नेक्रोसिस कर सकता है, ड्यू टू इट्स कोगुलेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि सी एस प्रोटीन इनहिबिट हो रही है, तो आपका अब एंटी कोगुलेंट इफेक्ट की वजह कोगुलेंट इफेक्ट आएगा, और उसकी वजह से जो ब्लड है वो हाइपर कोगुलेट हो जाएगा। ऑलरेडी इंसान का ब्लड में कोगुलेशन बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जो ये नेक्रोसिस की सिचुएशन आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए होता क्यों है और इसका क्या हमारा ऑल्टरनेट है, हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ वॉरफरीन। अब बात करते हैं
ध्यान में रखिएगा, अगर किसी इंसान को अगर वार्फरिन की टॉक्सिसिटी हुई है सपोज किसी को, ठीक है, वार्फरिन किसी के ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप उसका कैसे इलाज करोगे? वार्फरिन का एंटीडोट क्या है? जैसे हेपारिन का एंटीडोट क्या था, आई थिंक मैंने वहां डिस्कस नहीं किया था, प्रोटामीन सल्फेट। याद रखिएगा, प्रोटामीन सल्फेट हमारी ड्रग है जो हेपारिन के एंटागनिस्ट की तरह यूज होती है, ठीक है। और बात करें वार्फरिन की, तो वार्फरिन का हमारा जो एंटीडोट है, अगर किसी को वार्फरिन की पॉइजनिंग हो गई है तो आप क्या दोगे? ध्यान रखना, अगर वार्फरिन पॉइजनिंग हो रही है तो सबसे पहले आप क्या दोगे? विटामिन के दोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो वार्फरिन विटामिन के की रिसाइक्लिंग के साथ ही इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, तो विटामिन के आप बाहर से दे सकते हैं। पहला स्टेप तो यही रहेगा, विटामिन के दीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दो आपके पास इसमें ऑल्टरनेट अवेलेबल है, या तो आप पीसीसी आप दे सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट। ये है क्या? प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट क्या है? इसमें क्या होता है, ये जो हमारा एक प्रिपरेशन है, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं मेजर फैक्टर? कौन कौन से? फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 10। ये चारों फैक्टर इस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है ना, प्रॉब्लम इन्हीं फैक्टर्स में तो आ रही थी, है ना। तो ये फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप ये कॉम्प्लेक्स, और इसमें ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आप क्या दे सकते हो? प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट दे सकते हो, जिसमें ये फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, या फिर इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे आप क्या कर सकते हो? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आप दे सकते हो, फ्रोजन प्लाज्मा। और आप जानते हो ना, प्लाज्मा में तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, सो ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स विल बी प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, ओके, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप पीसीसी को दे दीजिए जिसमें 4 क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, क्योंकि मेजर इन्हीं में आपकी प्रॉब्लम आई हुई है, या फिर आप पूरा प्लाज्मा दे सकते हो, फ्रोजन जो रखा हुआ है जिसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होंगे। बट रिसर्च जो हुई है उससे यही पता लगा है कि जो पीसीसी है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। जो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट है ये ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत आम सी बात है, क्योंकि 4 यही क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो अफेक्टेड हुए हैं, तो आप उन्हीं को आप डायरेक्ट दे रहे हैं, इसमें तो आपका सारा क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये है आपका वार्फरिन टॉक्सिसिटी। अगर वार्फरिन किसी को आपका ज्यादा उसका टॉक्सिसिटी हो चुकी है, उसका लेवल ज्यादा है ब्लड में, तो आप ये चीज दे सकते हैं। इससे आपका क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, आपका जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप वार्फरिन नहीं दे सकते हैं? तो सबसे पहली बात, कहाँ कहाँ नहीं दोगे? सबसे पहले जैसे हेपारिन के केस में आपने देखा था, लीवर फेलियर और रीनल फेलियर वालों को नहीं देते। क्यों नहीं देते मैं बहुत डिटेल में वहां बता चुकी हूँ। यहाँ पे सेम वार्फरिन भी लीवर फेलियर में नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 चारों के चारों फैक्टर कहाँ हमारे सिंथेसाइज होते हैं? विटामिन के थ्रू हमारे लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। तो अगर हमारा लीवर ही काम नहीं कर रहा तो ये फैक्टर्स बनेंगे कैसे? और फिर क्या होगा आप खुद सोचो। एक तो ये फैक्टर बन नहीं रहे हैं लीवर फेलियर की वजह से, ऊपर से आप वार्फरिन देके क्या कर रहे हो? इन्हीं फैक्टर्स को इनहिबिट करवा दे रहे हो, है ना, यही तो हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा एंटीकोगुलेंट इफेक्ट आ जाएगा, वार्फरिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आपके पास क्या है? जो सिचुएशन है जहां पे हम वार्फरिन नहीं देते हैं वो क्या है? प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी में वार्फरिन नहीं देना है। किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को आप वार्फरिन नहीं दी जाती है। रीजन, क्योंकि वार्फरिन क्या करता है? हमारा कंजेनाइटल, ये हमारे जो प्लेसेंटल बैरियर है, ब्लड प्लेसेंटा के बीच का जो बैरियर है उसे क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस करने की वजह से ये फीटल डिफेक्ट कॉज कर सकता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट बेबी में आ सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। सो प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं दिया जाता है। तो बात ये आती है कि कौन सी एंटीकोगुलेंट है जो प्रेगनेंसी में सेफ है? तो हेपारिन और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो, प्रेगनेंसी में यूज होते हैं। रीजन, क्योंकि हेपारिन जो है आपका ब्लड और प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो अगर फीमेल ने अगर हेपारिन लिया हुआ भी है तो वो बेबी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो वार्फरिन प्रेगनेंसी में आपने नहीं देनी है, क्योंकि अनबॉर्न बेबी में ये कंजेनाइटल डिफेक्ट ला सकता है।
कौन कौन से डिफेक्ट मैंने बताया था, मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो सिचुएशन है जहाँ पे आप वॉरफरिन देना पसंद नहीं करेंगे, वो कौन सी सिचुएशन है, वो है आपकी ब्लीडिंग रिस्क। अगर आपको पता है कि जो आपके सामने पेशेंट है उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं ब्लीडिंग रिस्क, बताइए कौन कौन से केस होते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। एक तो केस है हमें पता है कि वॉरफरिन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन कुछ पॉपुलेशन, कुछ स्ट्रेटा जो होगा पॉपुलेशन का, वो ऐसा होता है जो ज़्यादा रिस्क पे होता है। कौन सा है वो पॉपुलेशन, बताइए। एक तो वो जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, तो क्या होता है वेसल्स की वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से कभी भी वेसल की वॉल आपकी क्या हो सकती है, आपकी डैमेज हो सकती है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा है। तो वॉरफरिन अगर आप दोगे तो आपका रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और कौन कौन से हैं आपके, एक आता है आपका एओर्टिक एन्यूरिज्म। एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है आपका, इसमें हमारा बेसिकली एओर्टिक एन्यूरिज्म में क्या होता है, हमारा जो एओर्टा है, जो लार्जेस्ट आर्टरी है, जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें क्या होता है बलून टाइप का शेप बन जाता है, क्योंकि जब बहुत प्रेशर आपका एओर्टा में पड़ रहा होता है ना, तो एओर्टा नॉर्मली कैसा है, ऐसा है, लेकिन एओर्टिक एन्यूरिज्म में ऐसा हो गया ये, तो ये बलून लाइक जो शेप बन गया है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका वॉल की थिकनेस आपकी कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर पड़ने की वजह से ही ये हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को एओर्टिक एन्यूरिज्म है, ठीक है, यानी कि एओर्टा बलून लाइक शेप उसने ले लिया है, तो वहां पे भी आप क्या करोगे, वॉरफरिन देने से बचोगे, क्योंकि ऐसा इंसान भी ब्लीडिंग के रिस्क को ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वॉल जो है बहुत थिन हो चुकी है, तो कभी भी अगर ये डैमेज हुई और आपने ऊपर से वॉरफरिन दिया हुआ है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये आपको रखना है। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका इसमें आता है, वो है आपका एओर्टिक एन्यूरिज्म के साथ एक और आपका है, वो है एओर्टिक डाइसेक्शन। अब एओर्टिक डाइसेक्शन क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, जो एओर्टा है ना, ये एओर्टा है, एओर्टा की जो सबसे इनर लेयर होगी, ठीक है, इंटीमा में टेयर आ जाएगा, यानी कि इंटीमा टूट रही है, ठीक है, ये जो इंटीमा है बीच बीच में इसमें ब्रेक आ चुके हैं, इसी को बोलते हैं हम एओर्टिक डाइसेक्शन, ठीक है, जो हमारी लार्ज है, क्योंकि देखो एओर्टा ही एक ऐसी आर्टरी है जो सबसे ज्यादा प्रेशर झेल रही है, क्योंकि हार्ट पूरा का पूरा ब्लड एओर्टा को ही दे रहा है। तो एओर्टा में अगर इस तरीके का डैमेज है इनर लेयर में, ठीक है, जो इंटीमा है, इंटीमा में अगर इस तरह का डैमेज है, जिसको इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एओर्टिक डाइसेक्शन, सेक्शंस कट हो चुके हैं, तो इस केस में भी ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे भी केस में आप क्या करेंगे, आप वॉरफरिन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और दूसरा एक और इसमें केस है कि अगर इंसान पहले से ही उसको कोई ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, एक्टिवली ब्लीड कर रहा है, एक्टिव ब्लीडिंग लिखूंगी मैं, ओके, एक्टिव ब्लीडिंग, पहले से ही उसे कोई ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर से आप वॉरफरिन दे रहे हो, सो इन दैट केस आप फिर से रिस्क ले रहे हो, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो इन सब सिचुएशंस में आपको वॉरफरिन को यूज़ नहीं करना है। तो आई होप हम लोगों ने सारा कवर कर लिया। लेट मी चेक, कुछ रह ना गया हमारा पॉइंट, है ना, यस, कवर हो गया है आपका, ठीक है। वॉरफरिन हमने डिटेल में देख लिया कि वॉरफरिन मैकेनिज्म क्या है वॉरफरिन का, इसके कौन कौन से ड्रग इंट्रैक्शन है, यूजेस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, प्लस हमने इसकी मॉनिटरिंग भी देख ली कि INR रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे हम कैसे पता लगाते हैं कि आपने जो डोजिंग की है वो प्रॉपर है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट वॉरफरिन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।